दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों डीपीएसपी को मैंने आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में और पूरा कवर कराया है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में डीपीएसपी का वर्णन है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है, जिसे यूरोप के देश आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। डीपीएसपी संविधान का चौथा भाग है। याद रखिएगा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का चौथा भाग है, यानी डीपीएसपी के बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक में वर्णन है। इतना आप सभी को पहले क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और समाजवाद का मतलब हो जाता है कि समाज में सभी चीज़ों का वितरण समान प्रकार से किया जाए, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी शब्द टेक्निकल हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मैंने जो पढ़ा था वहां से तो पूछे ही नहीं गए। एनसीईआरटी क्वेश्चन में डिफिकल्ट वर्ड को यूज करता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया है, जिससे आप सभी का दिमाग भी टॉपिक के डिफिकल्ट वर्ड को समझ सके। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों डीपीएसपी को लागू करना सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे संवैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो याद रखिएगा कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति प्रदान नहीं है और इसे ना ही न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसमें अंतर्निहित है। साथियों डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 38 में यह बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और इसी आर्टिकल के अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसके बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 39 के घ के अंतर्गत, और यह डीपीएसपी में अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो साथियों इसमें भी हमारा ऑप्शन ए डीपीएसपी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन करने के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। साथियों आर्टिकल 40 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह हो जाएगा कि ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो, और ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में वर्णित है। नेक्स्ट है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम करने के अधिकार को रखा गया है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम करने के अधिकार और लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीपीएसपी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में काम की न्याय संगत और मनवोचित तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। साथियों इसके पहले वाले आर्टिकल में हम सभी ने जाना कि काम करने का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आर्टिकल 42 में काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। यहाँ पर काम की न्याय संगत का मतलब यह हो जाएगा कि कोई भी कार्य जैसे आप करने के लिए दे रहे हैं तो वह न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं कि महिलाओं को आपने रात में काम करने के लिए दे दिया, इससे उनके सुरक्षा पर फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा आर्टिकल 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। साथियों, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में उपबंधित है। कहीं पर जाने की स्वतंत्रता भी मूल अधिकार में ही बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, यह भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही निहित है। लेकिन कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में डीपीएसपी में बताया गया है। डीपीएसपी के आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में आर्टिकल 43 में उपबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में यूसीसी लागू है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों यूसीसी का मतलब है देश के सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा, और यह डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44 में बताया गया है। और आर्टिकल 44 भारत के राज्य गोवा में लागू है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य गोवा में यूसीसी को लागू किया गया है, और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधित सुरक्षा को प्रदान किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के द्वारा कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन का उपबंध किया गया है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत गौवध के निषेध की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 48 के तहत गौ तथा उनके बछड़ों के निषेध की बात की गई है, और कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने की बात आर्टिकल 48 में ही बताई गई है, जिससे कृषि के अंतर्गत उपज को बढ़ावा दिया जाए। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय स्मारकों और स्थान के संरक्षण के बारे में उपबंध करता है। साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 भारत के सभी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान तथा वस्तुओं के संरक्षण के बारे में उपबंध करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लाल किला हो गया, संसद भवन हो गया, कोई विश्व विरासत स्थल है, इन सभी का संरक्षण आर्टिकल 49 के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। साथियों 3 शब्द के बारे में आपने सुना होगा, और आपके मन में सदैव कंफ्यूजन इन शब्दों को लेकर रहा होगा। एक शब्द है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका की बात की जाए तो दोस्तों विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है। याद रखिएगा कि विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है। कार्यपालिका का मुख्य काम उन कानूनों को लागू करना है, और जबकि न्यायपालिका का काम उन कानूनों की समीक्षा करना है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण यानी अलग करने की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो इसमें आर्टिकल 50 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में आर्टिकल 51 में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह किसका कथन है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी केटी शाह राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह जी का है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। साथियों इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, इसे आप कोर्ट में ले जाकर लागू करवा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी को नहीं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो साथियों इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में से कुछ का हनन हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किसकी बात नहीं करता है।
तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना यह बताता है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का भी उपबंध डीपीएसपी के अंतर्गत ही किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का सुझाव भी डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।